हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का जो एक्ट है, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। चैप्टर नंबर 2 में बताया गया है कि क्रिमिनल कोर्ट्स का गठन होगा और उनके ऑफिसेस का गठन होगा। तो जो सेक्शन नंबर 6 है, सेक्शन नंबर 6 किससे डील करता है? सेक्शन नंबर 6 में बताया गया क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। क्रिमिनल कोर्ट्स की कितनी क्लासेस होंगी? तो यहाँ पे जब सेक्शन नंबर 6 में क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में बताया गया, तो यहाँ पे सीधा साफ लिखा गया कि जो बिसाइड हाई कोर्ट, मतलब यहाँ पे हाई कोर्ट को भी एक क्रिमिनल कोर्ट माना गया। और हाई कोर्ट के अंदर पहला कौन कौन से कोर्ट आएंगे तो ये बताया गया। तो पहला है कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को काउंट किया गया, तीसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और चौथा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो जब भी क्वेश्चन बनेगा कि कितने क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, तो 4 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट को एक क्रिमिनल कोर्ट के अंतर्गत माना गया है और इसी के लिए जब क्वेश्चन बनता है तो बिसाइड हाई कोर्ट में कितने क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जब कितने क्लासेस पूछा जाएगा तो आपको आंसर लगाना होगा 4 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 7 में, जो कि बात करता है टेरिटोरियल डिवीजन से। तो टेरिटोरियल डिवीजन्स में जैसे कि हम जानते हैं कि एक स्टेट होता है, स्टेट को बहुत सारे सेशन डिवीजन में बांटा जाता है। मतलब एक स्टेट में एक से ज़्यादा सेशन होंगे तो वो कहलाएंगे सेशन डिवीजन। मतलब एक या एक से अधिक अगर सेशन बनते हैं, मतलब एक बड़ा सा स्टेट है, अब उसमें ये 4 सेशन हो गए। अब इसके बाद इन सेशंस को और डिवाइड करके क्या बनाया जाता है? तो डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है। मतलब ये 4 सेशन हो गए और 4 सेशन में अब ये इसके अंदर ये 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में और क्या बनाया जाता है? तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया जाता है सब डिवीजन। तो कोई भी स्टेट में गवर्नेंस करने के लिए नीचे लेवल तक गवर्नेंस पहुंचे, इसीलिए इन स्टेट्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। और ये सेशन डिवीजन जो सब डिवीजन है वो डिस्ट्रिक्ट का भी छोटा पार्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट को भी जो 4 हिस्सों में बांटा गया, जैसे तो यहाँ पे जो सब डिवीजन बना, ये एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे 4 सब डिवीजन हुए, फिर एक सेशन डिवीजन के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट हुई और एक स्टेट के अंदर 4 सेशन डिवीजन हुए। तो एक एग्जाम्पल है ये। तो ऐसा होता है इनका डिवीजन। तो यही बताया गया सेक्शन नंबर 7 में कि एक स्टेट होगा, स्टेट के अंदर सेशन डिवीजन होगी और सेशन डिवीजन के अंदर में डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सब डिवीजन्स होंगे। तो ये था सेक्शन नंबर 7। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 8 में। सेक्शन नंबर 8 जो है वो बात करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया से। मेट्रोपॉलिटन एरिया में बताया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बाय नोटिफिकेशन किसी भी एक एरिया को एज नोटिफाई करेगी कि वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है। लेकिन उसमें सबसे पहला कंडीशन ये लगाया जाएगा कि उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब जिस जगह की पॉपुलेशन 1 मिलियन के ऊपर है, तब उस एरिया को एज अ स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है एज मेट्रोपॉलिटन एरिया। 1 मिलियन मतलब 10 लाख के ऊपर अगर पब्लिक है, वहाँ पे पॉपुलेशन है, तो उस एरिया को एज अ मेट्रोपॉलिटन स्टेट गवर्नमेंट घोषित कर सकती है। अब इसके बाद ये जो क्लॉज 2 है वो ये बताया गया है कि जब कमेंसमेंट हुआ इस कोड का, तब जो प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और जो अहमदाबाद है, ये जो 4 स्टेट्स, जो 4 जो सिटीज़ हैं, इनको मेट्रोपॉलिटन एरिया पहले से ही घोषित कर दिया गया जब ये कोड कमेंस हुआ। मतलब ये जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जब आया, तब यहाँ पे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद को एज मेट्रोपॉलिटन एरिया मान लिया गया। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ यही बनता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया को घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब चलते हैं हम सेक्शन नंबर 9 में। सेक्शन नंबर 9 में बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, कोर्ट ऑफ सेशन, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश करेगी किसको? कोर्ट ऑफ सेशन को। सेक्शन 9 कोर्ट ऑफ सेशन में यही बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इस्टेब्लिश करती है कोर्ट ऑफ सेशन को। इस्टेब्लिश करने का काम, हर सेशन डिवीजन में एक कोर्ट ऑफ सेशन को इस्टेब्लिश करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होगा। लेकिन उस स्टेट गवर्नमेंट ने जो कोर्ट ऑफ सेशन को इस्टेब्लिश किया है, उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो बैठेंगे, उसको अपॉइंट करने का काम हाई कोर्ट करेगा। मतलब
स्टैब्लिश वर्ड लिखा हुआ है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट टेक करना है, और अपॉइंट लिखा हुआ है तो आपको हाई कोर्ट लगाना है। यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ सेशन होगा, तो जो कोर्ट में जो सेशन जज अपॉइंट होंगे उनको अपॉइंट करने का काम हाई कोर्ट करेगी। अब इसमें ये भी बता दिया गया, जो हाई कोर्ट है वो एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज की भी नियुक्ति करेगी सेक्शन नंबर 9 के क्लॉज 3 के अंतर्गत। अब चलते हैं हम सेक्शन नंबर 10 में। सेक्शन नंबर 10 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 10 में बताया गया है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 10 है वो ये बोल रहा है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, जो असिस्टेंट सेशन जज का अपॉइंटमेंट हुआ सेक्शन नंबर 9 में, वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? तो जो असिस्टेंट सेशन जज होंगे, जितने भी असिस्टेंट सेशन जज होंगे एक सेशन डिवीजन में, वो सारे के सारे सबऑर्डिनेट होंगे किसके? सेशन जज के अंतर में। मतलब जो भी असिस्टेंट सेशन जज हैं वो सेशन जज के सबऑर्डिनेट माने जाएंगे। तो ये था सेक्शन नंबर 10, सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। अब इसमें एक पॉइंट और ये भी बता दिया गया है कि सेशन जज शेल मेक ऑल्सो प्रोविजन फॉर डिस्पोजल ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशन इन इवेंट ऑफ एब्सेंस और इनएबिलिटी टू एक्ट बाय एन एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज। मतलब जब सेशन जज अगर अवेलेबल नहीं है, इन केस ऑफ इमरजेंसी में एडिशनल या फिर असिस्टेंट सेशन जज को वो ये काम सौंप सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 11 में। सेक्शन नंबर 11 में बताया गया कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में बता दिया गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, जिसमें फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट होगा, और इनका जो इस्टेब्लिशमेंट है वही सेम स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट ये इस्टेब्लिश करेगी। मतलब कोर्ट ऑफ सेशन को तो स्टेट गवर्नमेंट बिना किसी से पूछे इस्टेब्लिश कर सकती है, लेकिन यहाँ पे जब बात आ रही है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, तो स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट से, उसके बाद इस्टेब्लिश करेगी। उसके बाद आते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के बाद यहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठेंगे, जो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठेंगे, उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो उनका अपॉइंटमेंट करेगा हाई कोर्ट। अब हमने देख लिया कि जेएमएफसी और जेएमएससी का अपॉइंटमेंट होता है सेक्शन नंबर 11 में। तो अब सेक्शन नंबर 12 में चलते हैं। जितने भी एक एरिया में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, उनमें से किसी एक पर्सन को जो हाई कोर्ट है वो अपॉइंट करेगा एज जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज CJM, मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जैसे एक जेएमएफसी को वो अपॉइंट करेगा एज CJM। अब हाई कोर्ट के पास ये भी पावर होगा कि वो किसी भी सेशन डिवीजन में एडिशनल CJM को भी अपॉइंट कर सकता है। मतलब वो CJM को भी अपॉइंट करेगा, फिर एक JMFC को एज एडिशनल CJM अपॉइंट करेगा, और अगर वो एरिया सब डिवीज़न है तो वहाँ पे एक सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा। किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे बता दिया गया CJM, ACJM और SDJM का अपॉइंटमेंट। तो ये था सेक्शन नंबर 12। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 13 में। सेक्शन नंबर 13 में बताया गया स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 13 बात करता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट से। इसमें यह बताया गया जो हाई कोर्ट है वो अगर रिक्वेस्ट करता है, किस हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट किया जाता है किसके द्वारा? सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट किया जाए, तब हाई कोर्ट जो है वो एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट करेगा, और इसका जो टेन्योर होगा वो होगा 1 ईयर का। ये है 1 ईयर का अपॉइंटमेंट स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए। अब स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होगा? तो वो फर्स्ट क्लास भी हो सकता है और सेकंड क्लास भी हो सकता है। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 14 में। सेक्शन नंबर 14 में बताया गया लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में बताया गया जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुए हैं उनका जुरिस्डिक्शन क्या होगा? तो ये काम करेगा CJM। CJM को जो है वो सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, मतलब वो हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहते हुए CJM जो है वो टाइम टू टाइम लोकल लिमिट्स ऑफ एरियाज, कौन कौन सा एरिया कौन कौन सा मजिस्ट्रेट संभालेंगे, वो काम करेंगे CJM। इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 15 में। सेक्शन नंबर 15 में बताया सब ऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सब ऑर्डिनेशन में बता दिया गया है कि जो CJM होते हैं वो किसके अंदर होंगे? तो वो होंगे सेशन जज के अंदर में। मतलब सेशन जज के सबऑर्डिनेट होंगे CJM,
और सीजेएम के सबऑर्डिनेट होंगे जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। मतलब जेएमएफसी के अंदर में सेकंड क्लास नहीं होता, जो सीजीएम होते हैं उन्हीं के अंदर में दोनों आते हैं, उन्हीं के सबऑर्डिनेट होते हैं कौन, जेएमएफसी और जेएमएससी। मतलब जो सीजीएम और सीजीएम के अंदर में जो जेएमएफसी होते हैं, जो जेएमएफसी और जेएमएससी होते हैं वो सेम लेवल पे होते हैं और ये दोनों ही सबऑर्डिनेट होते हैं सीजीएम के, और सीजीएम सबऑर्डिनेट होते हैं सेशन जज के। तो ये बताया गया सेक्शन नंबर 15 में। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 16 में। सेक्शन नंबर 16 से लेकर 19 तक जो अभी हमने पढ़ा ऊपर में कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में सेक्शन नंबर 11 में, वैसे ही जब ये बात को मेट्रोपॉलिटन एरिया में आएगी, मतलब जो कोई एरिया अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया गया है सेक्शन नंबर 8 के अंतर्गत, तो वहाँ पे कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं होगा, वहाँ पे होगा कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाता है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया में कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का कोई लेवल नहीं होता, मतलब सेकंड क्लास का कोई ऐसा जुडिशियल मजिस्ट्रेट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास को एज अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाता है। तो वही बताया गया सेक्शन नंबर 16 में कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इन कंसल्टेशन विथ हाईकोर्ट इस्टेब्लिश करेगी, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो उनका अपॉइंटमेंट हाईकोर्ट करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी। इसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 17 में। सेक्शन नंबर 17 में बता दिया गया चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जैसे वहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता था सेक्शन नंबर 12 के अंतर्गत, तो वैसे ही सेक्शन नंबर 17 के अंतर्गत चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। मतलब यहाँ पे CMM चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल ACMM एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट किया जाएगा हाईकोर्ट के द्वारा। अब जैसे कि हमने सेक्शन नंबर 13 में पढ़ा था स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वैसे ही सेम यहाँ पे भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो हाई कोर्ट जो है वो एक स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेंगे, जिसका भी टेन्योर कितना होगा, तो इसका भी टेन्योर होगा 1 ईयर का। तो ये था सेक्शन नंबर 18 में। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 19 में। तो सेक्शन नंबर 19 जब आ रहे हैं तो सेक्शन नंबर 19 जो है वो सेक्शन नंबर 15 से रिलेट कर रहा है। जब हम पढ़ रहे थे सेक्शन नंबर 14 में बताया गया था लोकल ज्यूरिसडिक्शन, तो 14 का जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन था वो वहाँ पे बताया गया, लेकिन यहाँ पे जब मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात आ रही है तो यहाँ पे लोकल ज्यूरिसडिक्शन इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि ये तो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है ना, और मेट्रोपॉलिटन एरिया में लोकल ज्यूरिसडिक्शन की बताने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ जो भी मजिस्ट्रेट बनेंगे उनका तो एरिया जो होगा वो मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नोटिफाई करके रखा हुआ है। तो इसमें लोकल ज्यूरिसडिक्शन बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए सेक्शन नंबर 14 का कोई ऐसा सेम सेक्शन यहाँ मेट्रोपॉलिटन एरियाज वाली जगहों पे नहीं रखा गया, नहीं तो सेक्शन नंबर 19 की जगह पे लोकल ज्यूरिसडिक्शन होता। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया में कोई लोकल ज्यूरिसडिक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए ऐसा कोई सेक्शन रखा ही नहीं गया। तो जो सेक्शन नंबर 15 वहाँ पे हमने देखा था सबऑर्डिनेशन का, वही सेम यहाँ पे भी सेम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स का हम सबऑर्डिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे भी यही बताया गया जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा वो CMM मतलब चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होगा, और CMM जो होंगे वो वहाँ के सेशन जज के सबऑर्डिनेट होंगे। तो ये था सेक्शन नंबर 19। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 20 में। सेक्शन नंबर 20 बात करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। तो जो हमने सेक्शन नंबर 6 में क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स देखा था, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में पहला क्लास था सेशन जज का, दूसरा था JMFC का, तीसरा था JMSC का, और चौथा था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। तो जो चौथा क्लास था वो यही था कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है उसका जो अपॉइंटमेंट होगा तो कौन करेगा, तो वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेगी एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब हर एक एरियाज़ पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट्स पे बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होंगे और उनमें से एक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी कौन, स्टेट गवर्नमेंट। और वहीं पे बता दिया गया जो किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर रहे हैं, वैसे ही एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्लॉज 2 के अंतर्गत। और यहाँ पे जो क्लॉज 4 है वहाँ पे ये भी बता दी गई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर से अपना जो पावर है वो डेलीगेट भी कर सकती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी ऐसा लॉ प्रिक्लूड नहीं करेगा कि वो जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है
जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनके सारे पावर्स को, ऑल या फिर एनी ऑफ द पावर्स को कमिश्नर ऑफ पुलिस को दे सकते हैं। ये काम स्टेट गवर्नमेंट कन्फर कर सकती है, इसको स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी प्रिक्लूड नहीं करेगा। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 21 में। सेक्शन नंबर 21 बात करते हैं स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। तो स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि ज़रूरत है कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तब वो किसी भी एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है। और यहाँ पे कोई, जैसे कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए हर जगह 1 साल का जो टेन्योर था वो यहाँ पे नहीं है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कितने भी समय के लिए हो सकता है, ऐसा कोई टेन्योर यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 22 में। यहाँ पे लोकल जुरिडिक्शन बताया गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। तो स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगी कि किस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कितना लोकल एरिया होगा और कहाँ तक वो काम कर सकता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 23 में बताया गया सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर में सबऑर्डिनेट होंगे, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आर सबऑर्डिनेटेड टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये था सेक्शन नंबर 23। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 24 में। सेक्शन नंबर 24 बात करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर से। 24 में बताया गया जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे वहाँ पे बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट से। उसके बाद जो हाई कोर्ट है वो अपॉइंट करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को और एक या 1 और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन, अपील और एनी अदर प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो हाई कोर्ट अपॉइंट करता है एक या एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ में कोई भी प्रोसीडिंग्स को, प्रोसिक्यूशन को या फिर अपील में प्रेजेंट हो पाएँ। इसके बाद ये बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक या एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है किसी भी लोकल एरियाज़ पे कोई भी पर्टिकुलर केसेस को लेके। और डिस्ट्रिक्ट में जब बात आ रही है तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और एक या एक से ज़्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को भी अपॉइंट कर सकती है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंट होने के लिए एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन वो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम्स who are in his opinion to be appointed as public prosecutor or additional public prosecutor। मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तभी अपॉइंट किया जाएगा जब उस व्यक्ति का नाम इस पैनल में आए। अगर ये पैनल में नाम नहीं है तो उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये पैनल को प्रिपेयर करने का काम कौन करेगा, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन कंसल्टेशन विद सेशन जज ये पैनल्स को वो प्रिपेयर करेगा और उस पैनल में से प्रोसिक्यूटर्स का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड जब तक उसका नाम अपीयर ना हो जो कि पैनल प्रिपेयर किया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब हम चलते हैं इसके क्लॉज 6 के एक्सप्लेनेशन में। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये पूछा जाता है रेगुलर कैडर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर क्या होता है। तो जो कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स विच therein the post of public prosecutor by whatever name called and which provides the promotion of assistant public prosecutor by whatsoever name called to that post। तो जो रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर उसकी डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई है, तो एक्सप्लेनेशन में दी हुई है। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, तो डेफिनेशन में दी हुई है सेक्शन 24 के। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर में बता दी गई कि कोई भी पर्सन अगर एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तब उसको प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का दर्जा दिया जाएगा। अब हम चलते हैं इसके एक्सपीरियंस में। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट नहीं होगा जब तक वो एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस ना कर लिया हो 7 साल तक का। तो 7 साल तक की एक मैंडेटरी प्रैक्टिस ईयर रखा गया है किसके लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। और वहीं जब बात आती है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए तो उनके लिए 10 ईयर्स का प्रैक्टिस होना मैंडेटरी है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 25 में। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 में बताया गया असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो अपॉइंट करेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करने के लिए किस कोर्ट में, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स में।
कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करने के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में अपने केसेस को कंडक्ट कराने के लिए। अब यहाँ पे जो क्लॉज 2 है वो एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे बता दी गई है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंट एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और एक बार ये सेक्शन क्लॉज 1A जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, तो ये कब ऐड हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है उत्तराखंड की जुडिशरी में, जिसमें ये इसका आंसर है 1978 में। ये जो क्लॉज है ये 1978 में ऐड किया गया था, और यही सेम क्वेश्चन उत्तराखंड जुडिशरी में पूछा गया था कि क्लॉज 25 क्लॉज 1A को कब ऐड किया गया था। तो 25 क्लॉज 1A को 1978 में ऐड किया गया था। अब इसके बाद हम चलते हैं क्लॉज 3 में। क्लॉज 3 में बता दिया गया है कि कोई भी पब्लिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अपॉइंट एनी अदर पर्सन एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ दैट केस। मतलब यहाँ पे बताया गया है अगर कोई भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है, तब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो अपॉइंट कर सकता है किसी भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इन चार्ज ऑफ एनी केस। कब? लेकिन जो प्रोविजन है वो ये बोलता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब वो पुलिस ऑफिसर उस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन किया हो या फिर वो बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर हो। तो ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आ चुका है कि बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर लिखा हुआ था। तो आप कंफ्यूज मत होना कि जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर APP होता है उसके लिए क्या होना ज़रूरी है, तो उसका अपॉइंटमेंट तब किया जा सकता है जब वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर हो। मतलब अगर वो इंस्पेक्टर के रैंक के ऊपर है तो उसका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, और अगर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस में पार्ट ले रहा है तब उसका अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। तो ये बताया गया है क्लॉज 3 के अंतर्गत। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 25A में। सेक्शन नंबर 25A बात करता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो ये सेक्शन जो है ऐड कब हुआ था, तो ये ऐड हुआ था 2005 में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 25A कब ऐड हुआ। तो सेक्शन नंबर 25A ऐड हुआ था 2005 में। तो यहाँ पे बताया गया जो स्टेट गवर्नमेंट होगा वो इस्टेब्लिश करेगा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जिसमें वो अपॉइंट करेगा एक डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को। मतलब एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा और एज मैनी डिप्टी डायरेक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे बता दिया कि जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा इसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट करेगी, एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा जिसमें एक डायरेक्टर होगा और दूसरा डिप्टी डायरेक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे बता दिया कि जो डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के लिए कौन एलिजिबल होगा। तो यहाँ पे उस व्यक्ति के जो डायरेक्टर बनना चाह रहा है और जो डिप्टी डायरेक्टर बनना चाह रहा है, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि वो एज एन एडवोकेट 10 साल तक का एक्सपीरियंस हो उसके पास। और कौन अपॉइंट करेगा, तो इसको अपॉइंट करेगी विद द कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो यहाँ पे अगर चीफ जस्टिस के कंसेंट से इस व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता है जब वो व्यक्ति 10 साल का प्रैक्टिस करा हो एज एन एडवोकेट, तब उसको डायरेक्टर या फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया जा सकता है। और जो हेड ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो डायरेक्टर हैं वो किसके अंडर में होंगे, तो हेड ऑफ होम डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होंगे। तो ये जो प्रोसिक्यूशन है ये किसके डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, तो ये होम डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। इसके बाद जो डिप्टी डायरेक्टर होगा वो प्रोसिक्यूशन का, वो किसके सबऑर्डिनेट होगा, तो वो डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट होगा। सिंपल है, एक डायरेक्टर है और उसके अंदर में बहुत सारे डिप्टी डायरेक्टर्स होंगे। तो ये बात कही गई है सेक्शन नंबर 25A में। क्लॉज 7 ये बोलता है, क्लॉज 7 में बताया गया जो डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर के जो फंक्शंस होंगे तो वो कौन परफॉर्म बताएगा कि कैसे क्या फंक्शंस परफॉर्म करने। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है बताना कि कौन से पावर और फंक्शंस डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के पास होंगे। अब उसके बाद हम चलते हैं कि ये जो सेक्शन है क्लॉज 8 में बताया गया कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो सेक्शन नंबर 25A है वो अप्लाई नहीं होगा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के ऊपर। मतलब एडवोकेट जनरल अगर परफॉर्म कर रहा है एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तब ये जो सेक्शन है वो अप्लाई नहीं करेगा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के ऊपर जब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये था सेक्शन नंबर 25A।